हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 13 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब पूरा टॉपिक आपका कवर किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है कवर किया जाएगा। इसमें जो है इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज और स्टेट न्यूज सब जो है पूरा कवर आपका किया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव भी होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 34वें व्यास सम्मान से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो विकल्प में देखिएगा सूर्यबाला, पुष्पा भारती, ममता कालिया, अरुंधति राय। देखिएगा यहाँ छूट गया, अरुंधति राय है। तो आपको बताना है किससे जो है ये सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सूर्यबाला को जो है सम्मानित किया गया है। तो इनकी जो है देखिएगा, इनको जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? व्यास सम्मान द्वारा। तो के बिरला सूर्यबाला को जो है सम्मानित किया गया है। तो कौन देश को वासी, इसको जो है इसके लिए इनको जो है बेड़ू की डायरी, कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी से जो है डायरी के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, यह जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से जो है अवार्ड दिया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। यह उपन्यास जो है, जो ये कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी है, यह उपन्यास व्यक्ति के परिवार को जो छोड़कर आर्थिक लाभ के लिए अमेरिका जाने के सपनों पर आधारित होता है। जो व्यक्ति जो अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, वो भी पैसा कमाने के लिए उस पर ये आधारित है। कैसे क्या क्या जो है उस पर बीतती है, क्या कैसे वो सोचता है, उस सब पे भी जो है ये आधारित है। उसके लिए इनको जो है ये दिया गया है व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान। तो याद रखना है 33वां जो है पुष्पा भारती को दिया गया था, 33वां पिछली वर्ष। तो याद रखना है यादें यादें एवं यादें के लिए जो है ये दिया गया था पुष्पा भारती को। तो और हिंदी साहित्य के लिए जो है दिया जाता है। ये देखिएगा, इनका जो है सूर्यबाला का इमेज है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय को जो है वर्ष 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो विकल्प में है देखिएगा मेधा पाटेकर जो भी कह लीजिए, माधव गाडगिल, अनुपम मिश्रा, के कस्तूरी रंगन। सही उत्तर आपका रहेगा बी, माधव गाडगिल को जो है ये सम्मान दिया गया है। तो याद रखना है माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनेप द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा इनके बारे में डिटेल्स है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है 2024 के लिए एक भारतीय सहित एक भारतीय को दिया गया है और 6 लोगों को जो है टोटल को यह सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, मतलब टोटल 6 लोगों को दिया गया है, 6 लोगों में से एक भारतीय है। जैसे देखिएगा, इनका नाम देख लीजिए, अमीबोवस कोर्डालिस ये कैलिफोर्निया के हैं, गैब्रियल पॉल ये रोमानिया के हैं, लू क्यू ये चीन के हैं, सेकम फाउंडेशन मिस्र का, ये खाली व्यक्ति को नहीं किसी संस्थान को भी देता है। तो सेकम फाउंडेशन कहाँ के हैं? मिस्र का है। ये सोनिया गौजाजरा ब्राजील की है, माधव गाडगिल लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है दिया गया है, ये भारत के हैं। तो याद रखना है, ये जो है इनको 6 लोगों को दिया गया है, उसमें एक भारतीय है। तो माधव गाडगिल को जो है यह पुरस्कार लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जो है जागरूक करने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है दिया गया है। याद रखना है किसके लिए दिया गया है? तो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण वार्षिक सम्मान है। तो ये इसको भी याद रखना है, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 2005 से जो है इसको दिया जाता है। देखिएगा, माधव गाडगिल जो है ये पश्चिमी घाट जो होता है उसके संरक्षण के लिए कई सारे काम किए हैं। इनके पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कस्तूरी रंगन के और जो है देखिएगा ये के कस्तूरी रंगन और माधव गाडगिल के अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई थी, एक जो है कमेटी बनाई थी, जो उसका अध्ययन करना था कि पश्चिमी घाट को जो है कैसे संरक्षित किया जाए। तो याद रखना है उसमें से जो है उस संरक्षण के लिए जो है इनको कार्य करने के लिए माधव गाडगिल को यह सम्मान जो है दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 2005 से इसका जो है शुरुआत हुआ है
उसके बाद ये आपको जानना है यूनेप की स्थापना जो होता है 5 जून 1972 को स्थापना होता है। हेडक्वार्टर इसका जो है नैरोबी, जिसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है? नैरोबी केन्या की राजधानी है, अफ्रीकी देश है। हमको लगता है सही बात है कि पूरे विश्व की जो विश्व लेवल पे संस्थान है, किसी का जो है नैरोबी में किसी का हेडक्वार्टर होगा तो ये पहला संस्थान होगा यूनेप, जो किसी अफ्रीकी देश में जो है अपना संस्थान बनाया है, अपना हेडक्वार्टर बनाया है। तो नैरोबी में हेडक्वार्टर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और 1972 में स्थापित किया गया था 5 जून को। इसी कारण से जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये देखिएगा माधव गाडगिल है, तो इनको याद रखना है, इनको ये सम्मान जो है दिया गया है। तो ये देखिएगा गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी जो है कैसे जो है पश्चिमी घाट को संरक्षित किया जाता है उसके लिए जो है ये बनाया गया है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है कैसे किसको घोषित किया जाना चाहिए, किन क्षेत्र को नहीं किया जाना चाहिए, ये सब के बारे में ये जो है अध्ययन किए थे, बताए थे सरकार को। देखिए हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे, इसीलिए लेक्चर आपका कल वाला थोड़ा कम ही मिल पाया था। आज वाला भी थोड़ा लेट लेक्चर मिलेगा क्योंकि जो है बहुत रात हो गया था आने में, तो थोड़ा सा जो है टाइम प्रॉब्लम मतलब हो गया था। देखिएगा माउंट कालोन जो है, माउंट कानलोन जो भी कह लीजिए, कहीं कहीं इसका कालोन नाम लिखा है, कहीं कहीं जो है इसको कानलाओन कह रहे हैं। तो जो भी आप कह लीजिए, इंग्लिश में आपको बता दिया, इंग्लिश में यही है कानलाओन। ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है तो ये जो है किस देश में स्थित है? तो ये विस्फोट जो हुआ है ये किस देश में स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है? तो सही उत्तर आपका रहेगा फिलीपींस के जो है द्वीप में स्थित है। फिलीपींस का वो भी द्वीप के नाम है नेग्रोज। तो याद रखना है, देखिएगा ये ज्वालामुखी है कानलाओन, जो भी कहिए इसको, हम इसीलिए आपको इंग्लिश में बता दिए उसका नाम है, आप उसको जो कानलाओन कहिए, कानलोन कहिए, जो भी। तो फिलीपींस जो है इसका फिलीपींस के जो है नेग्रोस द्वीप पर है। तो फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर जो है स्थित माउंट कानलोन में जो है, कानलोन में विस्फोट के कारण जो लगभग 90,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग 80-85 हजार लोगों को वहां से विस्थापित किया गया। तो ये रियल इमेज है, देखिएगा इस तरह से उसका विस्फोट हुआ है उस ज्वालामुखी में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किस द्वीप पर है। तो मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फिलीपींस के किस द्वीप पर जो है ये ज्वालामुखी फटा है, कौन? कानलाओन। लेकिन तो ये आप मान लीजिए ऐसा ना पूछे तो ये पूछ लेगा किस देश में ये जो है स्थित है, तो आपको फिलीपींस लगाना है। तो याद रखना है, इसका मैप भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा नेग्रोज इसका जो है ये जो वो है द्वीप है, इस पर इसका विस्फोट हुआ है। तो फिलीपींस का मैप आपका ये देखिएगा, फिलीपींस का मैप है, इसकी राजधानी मनीला है, आप सब जानते होंगे। और यहाँ देखेंगे नेग्रोज, यहाँ है इसका द्वीप। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ऐसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है नेग्रोज द्वीप चर्चा में रहा, ये किस देश का द्वीप है? तो ये क्योंकि क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं ना, तब पता चलता है क्वेश्चन किस मॉडल में पूछा जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखिएगा क्यूएस यूनिवर्सिटीज रैंकिंग यानी सस्टेनेबिलिटी सततता 2025 में भारत का शीर्ष स्थान कौन रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यहाँ देखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो इसको आपको याद रखना है। तो कहाँ है? विकल्प में देखिएगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। तो सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी दिल्ली जो है भारत का शीर्ष संस्थान है, जो 171वां रैंक पाया है। देखिएगा शीर्ष स्थान होने के कारण भी जो है 171वें रैंक पर है। तो आईआईटी दिल्ली जो है 171वें रैंक के साथ जो है पहले स्थान पे है, भारत का पहला स्थान पे है। शीर्ष संस्थान देखेंगे तो टोरंटो विश्वविद्यालय है, और उसके बाद भारत के शीर्ष संस्थान देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आईआईटी दिल्ली पहले पे है, दूसरे पे आईआईटी खड़गपुर, तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे। तो याद रखना है। अगर दोस्त सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जो है जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2025 तक जो है भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कौन बन जाएगा? तो याद रखना है कौन बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो है योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र कह लीजिए गोरखपुर जो है ये पहला शहर बन जाएगा जो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है जाना जाएगा।
तो सितंबर 2025 तक जो है गोरखपुर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला शहर बन जाएगा। एकीकृत मतलब गीला और सूखा कचरा दोनों से जो है उसको संसाधित करके बायो सीएनजी गैस बनाया जाएगा और चारकोल बनाया जाएगा। तो यह संयंत्र जो है सहजनवा के सुथनी गांव में जो है 40 एकड़ में फैला होगा। यह संयंत्र जो है 700 टन सूखे और गीले जो है यानी सूखा मतलब ड्राई और गीला मतलब वेट वेस्ट को जो है कचरे को जो है संसाधित करके बायो सीएनजी और चारकोल जो है बनाएगा। तो याद रखना है गोरखपुर में यह बनेगा, भारत का पहला है, इसलिए जो है और ज्यादा क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये देखिएगा गोरखपुर यहाँ कहीं लोकेशन है उत्तर प्रदेश में, तो आपको याद रखना है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा। तो फीफा जो है फुटबॉल महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपको बताना है। देखिएगा विकल्प में है ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएई, स्पेन। तो सही उत्तर आपका रहेगा ब्राजील में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसका 10वां संस्करण होगा जो है कब 2024 का। तो याद रखना है, देखिएगा विकल्प है ब्राजील में जो है, सॉरी देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कंफ्यूज कर गया, यहाँ जो है 2027 है, क्योंकि 2024 कहां से हो जाएगा। देखिएगा बाहर जाने की वजह से थोड़ा सा वही है कि जल्दी जल्दी में काम करने के चक्कर में थोड़ा सा जो है उतना ज्यादा वो नहीं कर मिला एडिट वगैरह। तो देखिएगा 2027 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा। तो याद रखना है इसका ये 10वां संस्करण होगा। तो ब्राजील में जो है देखिएगा 24 जून से जो है 25 जुलाई 2027 तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा, 10वां संस्करण है इसका। और फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 में कुल 32 टीमें जो है भाग लेंगी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसमें नोट देखिएगा, फीफा फुटबॉल पुरुष विश्व कप 2034 का जो है मेजबानी सऊदी अरब करेगा। तो बताइएगा इसी समय से जो है अभी आपका 24 चला, 10 साल पहले का ये डिसीजन हो गया है कहाँ होगा, तो 2034 में कहाँ होगा, तो सऊदी अरब में होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये देखिएगा मिस्टेक से हो गया है 2024, तो इसको 2027 करिएगा। 2027 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ब्राजील में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व विधायक जो है चन्ना मानेनी रमेश की जो है भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई, कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई है। तो ये किस राज्य से जो है विधायक रह चुके हैं, तो बताना है आपको किस राज्य से विधायक रह चुके हैं, कौन, चन्ना मानेनी रमेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना से ये जो है विधायक रह चुके हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा तेलंगाना के हाई कोर्ट द्वारा जो है इनको जो है ये कहा है कि इनकी नागरिकता जो है भारत की अब नागरिकता रहने लायक ये जो है नहीं है। ये भारत की नागरिकता के लिए जो अप्लाई किए थे उसके जो है ये अपना जो सबूत होता है वो पेश नहीं कर पाए हैं। तो तेलंगाना के पूर्व विधायक हैं चिन्ना मानेनी। तो आपको याद रखना है ये चिन्ना मानेनी रमेश भी इनका पूरा नाम है। तो इनकी नागरिकता कोर्ट ने जो है खारिज कर दी है। कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है चिन्ना खुद को जो है भारतीय नागरिक साबित करने में जो है विफल रहे हैं। होता नहीं है, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आप जो है ये इतना जो है पैसा चोरी किए हैं, तो अब आपको सिद्ध करना है कि हम नहीं चोरी किए हैं। तो ये होता है मतलब जो है आरोप लगाना। तो मान लीजिए किसी ने आरोप लगाया, कोर्ट में ये जो है कोर्ट में लाए गए, तो कोर्ट में इनको सिद्ध करना चाहिए था कि हम किस तरह से भारत के नागरिक हैं, किस तरह से नहीं है। तो ये नहीं सिद्ध कर पाए कि हम जो है भारत के नागरिक हैं। तो याद रखना है ये जो है चिन्ना मानेनी पूर्व विधायक है, चिन्ना नहीं चिन्ना है माननीय रमेश को। तो सुनवाई के दौरान उन्होंने जो जर्मन नागरिक माना गया था सुनवाई के दौरान, लेकिन इनके पास जो जर्मन नागरिकता थी सुनवाई के दौरान, और उन्होंने 2008 में जो है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिसमें जो है अब इसका डिसीजन आया है कि वो जो है भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो सी रमेश जो है भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पार्टी से जो 4 बार के विधायक भी हैं, विधायक। तो याद रखना है ये 4 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये देखिएगा नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक में जो है भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता कहां से कहां तक रखा गया है और किस भाग में रखा गया है। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है, 5 से लेकर के 11 तक के जो है 11 अनुच्छेद तक जो है नागरिकता है। अनुच्छेद 9 में देखिएगा कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से जो है वंचित करने का जो है प्रावधान है। ये इसके तहत इनको जो है वंचित किया गया है।
तो ये तेलंगाना है, देखिएगा मैप, हैदराबाद इसकी राजधानी है। हैदराबाद जो है हाई कोर्ट द्वारा इनको जो है डिसीजन सुनाया गया है इनके खिलाफ जो है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है, सीरिया का एक्टिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा बशर अल असद जो है वहां सीरिया के लोगों द्वारा विद्रोह करने के कारण जो है इनको जो है भागना पड़ा है देश छोड़ करके, इस्तीफा दे करके। तो आप किसको बनाया गया है एक्टिंग पीएम? ये जो है 1 मार्च 2025 तक पीएम रहेंगे। तो आपको सही उत्तर आपका क्या है? पहला मोहम्मद अल बशीर को जो है ये बनाया गया है। तो याद रखना है, ये दिखेगा इनका इमेज है मोहम्मद अल बशीर, तो इनको याद रखना है मोहम्मद अल बशीर को। वसर अल असद जो है आपको पता होगा 2 दिन पहले ही आपको बताए थे, ये जो है देश छोड़ करके जो है भाग लिए थे, अभी कहाँ गए हैं ये भी नहीं पता है। तो आपको याद रखना है बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए, क्योंकि जो 1971-72 से ही इनके पिताजी बशर अल असद के गद्दी पर थे। और अभी जो है 2000 से जो है 2000 में जब इसके पिता की डेथ हो गई तो 2000 से जो है इस पद पर काबिज था। तो इसके कारण से लोगों में जो बहुत विद्रोह था, तो उनको जो है जान लीजिए इनको खदेड़ दिया गया है। ये सीधे कहिए देश छोड़ के वो भागे नहीं, उनको खदेड़ा गया है। तो याद रखना है आपको किसको बनाया गया है? मोहम्मद अल बशीर को। इनका इमेज भी है तो याद रखना है। देखिएगा सीरिया काफी चर्चा में है, तो सीरिया आपसे जो है निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। कहाँ है, किस देश से जो है सीमा साझा करता है? दमस्कस इसकी राजधानी है। तो देखिएगा इराक है, इधर इधर टर्की हो गया, लेबनान हो गया, और ये तो सीमा नहीं साझा कर रहा जॉर्डन, लेकिन आपको इसके आसपास वाला देश जो है आपको याद रखना है। ये मेडिटेरियन सी से जो है सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार जो है प्रतिवर्ष किस दिन जो है प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है मनाने के लिए जो है घोषणा की है? तो राजस्थान के सीएम जो है भजन लाल शर्मा ने घोषणा किया है कि 10 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। तो 10 दिसंबर को घोषणा किया गया। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस जानिए क्या होता है? इससे कोई भी, जैसे ये राजस्थान आ गया मान लीजिए मैप, तो राजस्थान के बाहर कोई भी व्यक्ति कमाने के लिए आया, वहां किसी कारण से रहने के लिए गया है, तो वो राजस्थान के लिए क्या हो गया? प्रवासी हो गया। तो याद रखना है, जैसे मान लीजिए खाली ये देश की बात नहीं, विदेश में भी कोई आ जाता तो राजस्थान का वो प्रवासी माना जाएगा। तो उसका जो है 10 दिसंबर को मनाने के लिए घोषणा किया गया है। तो ये देखिएगा जयपुर में एक आयोजित हुआ था कार्यक्रम, आपको ये कार्यक्रम के बारे में बता दिया गया है। राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जो है हर वर्ष 10 दिसंबर को जो है प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये पता होगा 9 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से अपने इंडिया में आए थे। तो 9 जनवरी 1915 में आए थे, उसी के कारण से जो है ये जो है दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। पहले एक वर्ष पे मनाया जाता है, अब ये जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाएगा? 8 से लेकर के 11 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, वहां के राज्यपाल और कई सारे लोग जो है उपस्थित होंगे। तो अब कहा जानी जनवरी आने वाला ही है, कहाँ कितना दिन बचा है, तो ये कहाँ होगा? तो आपको याद रखना भुवनेश्वर में होगा। पिछली वर्ष जो है ये इंदौर में हुआ था 2023 वाला, 24 में नहीं होगा क्योंकि जो है 2 साल पे होता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो आज का सेशन यही रखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बाहर भी चले गए हैं, मैटर बहुत ज्यादा नहीं बना पाए थे, इतना ही था। वैसे आपका टाइम भी हो गया है 19 मिनट, कुछ से ज्यादा ही हो गया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जरूर इसको जो है शेयर करिएगा, क्योंकि मैं पूरा अपडेटेड क्वेश्चन लेके आता हूँ और जान लीजिएगा आपका जो है इस लेवल पे बताता हूँ कि जो है पूरा आपका क्वेश्चन पूछने की संभावना रहे। क्योंकि मैं हर पेपर जो कोई भी पेपर होता है लगभग उसको मैं पूरा जो है पहले एनालिसिस करता हूँ कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको फिर याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।